हाय गाइस, नमस्कार। टेक्निक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मैंने आज मॉर्निंग में सीखा था। तो नया टॉपिक में बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट मैंने सीखा था। फर्स्ट पार्ट में ओनली बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लगातार इस चैनल पर आप जुड़े रहिए। अगर चैनल या जो वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राइट, सबसे पहले चलो चलते हैं ये बायोलॉजी होता क्या। व्हाट इज़ द बायोलॉजी? दैट स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी टू टर्म से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो इज मीन्स जीव, लॉजी प्लस मीन्स अध्ययन। जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ये चीज़ हमें समझना मैंडेटरी है। सबसे दूसरी बात यह है कि बायोलॉजी के अलावा हमें एक शब्द देखना है कि जो बायोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था। वो लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया हुआ था। बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। नंबर एक बॉटनी होता है, नंबर दो जूलॉजी होता है। जो बॉटनी जो है इसके अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं और जो जूलॉजी है इसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रिस्टस एंड द जूलॉजी फादर इज अरिस्टोटल, यानी उसको अरस्तु बोलते हैं। उसके बाद में कह सकते हैं कि जो थियोफ्रिस्टस जो थे उन्होंने 500 प्लांट्स पर स्टडी किया हुआ था। स्टडी ऑफ 500 प्लांट्स किसने किया था? थियोफ्रिस्टस। दैट इज द फादर ऑफ बॉटनी। साथ ही साथ जो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु जी हैं, उन्होंने भी 500 एनिमल पर स्टडी किया हुआ था। इस तरह से आज हमने देखा कि बॉटनी और जूलॉजी के अंदर ये डिफरेंस समझ में आना जरूरी है। कहीं ना कहीं यदि हम बायोलॉजी में सजीव जीवों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि वास्तव में इन जीवों की जो जीवित होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज है। अगर कोई जीव लैब है, अगर कोई जीव जीवित है तो उसके पीछे उसकी लिविंग प्रॉपर्टीज कंपलसरी होती है। अगर वो अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है, अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि वो क्या क्या कर सकता है। तो देयर आर बी डिस्कस 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन होता है, वो लिविंग बीइंग्स की मेन प्रॉपर्टीज होती है। देयर वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? Firstly, reproduction are the 3 types: sexual reproduction, asexual reproduction, and vegetative reproduction. First of all, we are discuss of sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल का होना कंपलसरी होता है। मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम जब फ्यूज होता है तब यह रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार का होता है। एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है और इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है। तो इंटरनल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल कंपलसरी होते हैं। मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम दोनों को लेते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद में
सेल डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के बाद में फाइनली एक बेबी बनता है। वो बेबी या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल कंपल्सरी होते हैं, उनमें फ्यूज़न होता है, देन एक बेबी का बॉर्न होता है। एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें एक लेबोरेटरी में मेल फीमेल का स्पर्म ओवम लेके किसी एक वस्तु में, इसको बोलते हैं एक कप या प्यालेनुमा संरचना होती है उसकी, उसमें लेकर के दोनों का फ्यूज़न होता है। फ्यूजन होने के बाद कुछ दिनों में सेल डिवीजन होने के बाद में जाइगोट बनता है, और जाइगोट जब और सेल डिवीजन करता है देन एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। तो जाइगोट की अवस्था में ही उसे सैरोगेट मदर की यूट्रस में डाल दिया जाता है। सैरोगेट जो मदर होती है वो माता होती है जो दूसरी होती है, जो कह सकते हैं कि तीसरी माता, थर्ड मदर होती है। उसके गर्भाशय में वो पलता है, क्योंकि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता हमें उस टाइम पड़ती है जब किसी फीमेल का यूट्रस प्रॉपरली बेबी को मेंटेन नहीं कर पाता है। उस टाइम पर एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन के थ्रू दोनों का स्पर्म ओवम लेकर के लेबोरेटरी में जाके उसको फ्यूज़ कराते हैं। फ्यूज़ कराने के बाद जब जाइगोट बनता है तो उसको थर्ड मदर या जिसको सैरोगेट मदर बोलते हैं, उस मदर की यूट्रस में उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। जब वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाता है वहाँ भी उसमें सेल डिवीज़न होता है, एम्ब्रियो हुआ, अपना पूरा कैरेक्टर इस्टेब्लिश करता है, फॉर्मेट करता है उसको, देन फाइनली वो अपना पूरा बेबी बन जाता है। आफ्टर 9 months वो बॉर्न करता है। इस तरह से आज डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन एंड इंटरनल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाइनली किसी भी प्रकार के मेल एंड फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये प्रोसेस जैसे मान लो हाइड्रा हुआ, अमीबा हुआ, ऐसे जीवों में होता है। इसका ये ब्रांच टूट करके गिर जाए तो दोबारा से वो अपने आप को डेवलप करके सेम पार्ट बन जाता है। हाइड्रा आपने देखा होगा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। उसका अगर एक ब्रांच टूट जाता है तो टूट करके जब गिरता है तो देन कुछ समय बाद वो खुद से ग्रोथ कर लेता है, सेम स्ट्रक्चर बन जाता है। उसी प्रकार अमीबा होता है। अमीबा बीच में से टूट करके एक छोटा सा पार्ट बनता है, देन वो डेवलप करके ग्रोथ करके सेल डिवीजन करके वो पहले जैसे अमीबा बन जाता है। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें केवल एक ही पार्ट से बन जाते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, इसे स्पर्म और ओवम की भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें मेल एंड फीमेल उसी पर ही होता है जो हाइड्रा होता है, जो अमीबा होता है, उसी के अंदर ये दोनों प्रोसेस होती है। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप जानते होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कई एक बेहतरीन उदाहरण एक गुलाब की डाली होती है। सपोज दैट एक हमारे पास एक गुलाब का पेड़ है, रोज ट्री है। उस रोज ट्री की एक ब्रांच को काट करके यदि आप उसको सॉइल के अंदर लगाते हैं तो फाइनली आफ्टर सम डेज
ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ करके एक न्यू प्लांट्स बन जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो फाइनली हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके दो प्रकार पढ़े, टाइप्स पढ़े, एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हमने हाइड्रा और एमीबा का एग्जाम्पल दिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने गुलाब के फूल, रोज ट्री का एग्जाम्पल दिया। अब पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यू नो वेरी वेल दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस चीज़ पे डिपेंड होता है? ग्रोथ और वृद्धि एवं विकास। शरीर के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो शरीर की क्या होती, ग्रोथ होती है। उसका शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसका विकास भी होता है। शरीर के अंदर कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। उसके बाद में पढ़ते हैं मेटाबॉलिटिक एक्टिविटीज़, इसको बोलते हैं उपापचयी क्रिया। मेटाबॉलिटिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है इसमें आप फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हो मुख्य द्वारा। जब वो फूड मटेरियल आपके स्टमक में पहुंच जाता है वहाँ उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्रत्येक पार्ट्स में पहुंच जाती है। जब आप फूड मटेरियल खाया आपने, वो एक एनर्जी में तब्दील हुई, एनर्जी बॉडी के अंदर तब्दील हुई। देन उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू आप उसको बाहर कर देते हैं। दिस इज ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड मेटाबॉलिटिक एक्टिविटीज। ये सभी प्रोसेस ही मेटाबॉलिटिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। तो फाइनली आज हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में बेसिक्स जाना। देन कल मैं आपको सेल डिवीजन के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो से, आप इस लेक्चर से कुछ भी सीख पाए हों, थोड़ा सा भी सीख पाए हों, ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसलिए अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार इन लेक्चरों से जुड़े रहिए। कंटिन्यू आप इन चैनलों को देखिए, आपको डेली प्रतिदिन एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।